राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को मामला उन तक पहुंचाने से पहले ही संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने चिंता व्यक्त की। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार हवा खराब होती जा रही है। कई जगहों पर AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसी बीच दिल्ली सरकार भी लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए बैठकें कर रही है। सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राजघाट का दौरा किया। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली पर सरकार ग्रुप B और C के कर्मचारियों को बोनस देगी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर को आज सुबह एक चुनावी रैली के दौरान तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से विमान तुरंत मार्ग परिवर्तन के बाद सुरक्षित रूप से उतर गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने आज जशपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास तब तक हुआ है जब तक भाजपा की सरकार रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप के मामले में शहर की एक अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। इसी बीच सुनवाई की अगली तारीख तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी। बिहार ने 2018 से 19 और 2022 से 2023 के बीच 76,437 करोड़ रुपए की नई निवेश परियोजनाओं को आकर्षित किया है। 38,057 करोड़ रुपए की लंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया है और चल रहे कार्यों को पूरा करने में जबरदस्त बढ़ावा देने वाली अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ऑड इवन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। वायु प्रदूषण के बीच 10वीं 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी की सांसें अटकी हुई हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सोमवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया। अयोग्य घोषित हो सकती है महुआ मोइत्रा। लोकसभा एथिक्स कमेटी की बैठक अब 7 की जगह 9 नवंबर को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर JP नड्डा ने छत्तीसगढ़ में आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आपको अपने भविष्य का फैसला करना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को विकास और तरक्की से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहीं PM मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से 17 तारीख को कमल खिलाने और पथलगांव के विकास में अपना योगदान देने की भी बात कही। आज ये चुनाव की बेला है। आप सब लोगों ने 17 तारीख को अपने भविष्य का फैसला करना है। आप सब लोगों ने इस क्षेत्र का, पथलगांव का किस प्रकार से विकास हो सकता है, इसकी आपने चिंता, चर्चा करके आपने निर्णय लेना है। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कैंडिडेट हैं और हमारी सांसद गोमती बहन ये आपकी प्रत्याशी है। हमें ये समझना होगा और एक बात छत्तीसगढ़ के हमारे भाई बहन समझ ले कि आपका विकास तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर किसी ने विकास किया, अगर किसी ने आपके हित की रक्षा की, अगर आपको कोई तरक्की, विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की। जब भारतीय जनता पार्टी की बात बोलता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ इलाके के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए जुट जाना, ये उसका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों के हितों में काम करना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास को आगे बढ़ाना।
अब मैंने आपको बताया, दो तरफ खड़े हैं, एक तरफ विकास के लिए बीजेपी और एक तरफ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीतियों के साथ कांग्रेस। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करती है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने हितों की और भ्रष्टाचार की। और दूसरी ओर आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताइए, हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए कि नहीं हो गए? और 2024 में फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2027-28 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था यह है भारत। आप बताइए, हमारे समय में कुल मिलाकर के विकास के दृष्टि से नए आयाम जहां जुड़े, वहीं आप बताइए बजट में आदिवासी भाइयों का बजट दुगना हुआ कि नहीं हुआ? हमारे समय में हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी ने दुगना पैसा दिया कि नहीं दिया? दुगना पैसा पहुंचाया है। और ट्राइबल के कंपोनेंट का, ये गोमती साहेब है ना, ये दिल्ली में लड़ती रही है अपने हकों के लिए, और आज ट्राइबल कंपोनेंट, अनुसूचित जनजाति का ट्राइबल कंपोनेंट 3 गुना मोदी जी ने बढ़ा दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। और एकलव्य स्कूल का बजट 22 गुना बढ़ाया है। और उसी तरीके से आदिवासी बच्चों की पढ़ाई की स्कॉलरशिप 2.5 गुना बढ़ाई है। और उसी तरीके से स्कॉलरशिप ट्राइबल स्टूडेंट्स का 2.5 गुना बढ़ाया गया है। अब मेरे को एक बात और बतानी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल भेज रहे हैं। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने जहां देश में 9 करोड़ 60 लाख गैस का सिलेंडर दिया है, वहीं 35 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में मोदी जी ने सिलेंडर दिया और साथ में 300 रुपए, 200 रुपए राखी पर छूट दी थी और 100 रुपए सब्सिडी पर छूट दी है उज्ज्वला बहनों को। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सभी लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत में आपकी व्यवस्था। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने तय किया है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख मकान हम सैंक्शन करके देंगे और 18 लाख पक्के मकान बनेंगे। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करती है। हम जानते हैं हमारी प्रत्याशी गोमती साहेब जी बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा करता है, इसको हमको ध्यान में रखना। हमेशा काम करती है, लोगों के विकास के लिए काम करती है, मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए आपने काम किया। और इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करने आया हूं। इधर तरक्की है, विकास है, आपका हित है, आपके लिए काम करने की ललक है, आपको आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा है, इसके लिए हम काम करें। और इसलिए मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि आप 17 तारीख को यहां से कमल खिलाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे और अपने हक की चिंता करके विकास में अपना योगदान करेंगे। यही मुझे कहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्वालियर ग्रामीण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, पर कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए उन्हें पूरा नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। वहीं उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के लिए वोट की अपील की। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं आज आपके बीच आया हूं तो भरत सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगने आया हूं। भरत सिंह कुशवाहा को आपने विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा। भरत सिंह कुशवाहा के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कर सकता। ग्वालियर सिटी की जैसी एक ताक है, ग्वालियर सिटी की जैसे सारे हिंदुस्तान में एक शोहरत है। और ग्वालियर सिटी को तो हम एक संगीत सम्राट तानसेन जी के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी, यूनाइटेड नेशन के एक संगठन ने, यूनेस्को ने ग्वालियर को केवल तानसेन जी के कारण सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने पिछले
5 वर्षों में जो कुछ भी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पिछले 5 वर्षों में 1.5 वर्ष तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग 3.5 वर्षों से शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। वैसे 1.5 साल का समय भी किसी भी पार्टी की सरकार के काम करने के लिए कोई कम समय नहीं होता, लेकिन आप 2018 का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का उठाकर देखिए। जो कहा था उन्होंने 1.5 वर्षों के अंदर वह पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे भाइयों, कोई यह शिकायत नहीं कर सकता है। फिर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। जनता की सेवा करना यह हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कितनी योजनाएं उन्होंने प्रभावी तरीके से लागू की हैं, मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। सब तो सब हमारे शिवराज सिंह चौहान ने भी कल्पना कोई नहीं कर सकता। और भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो योजनाएं शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में लागू की हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी योजनाएं किसी मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, यह तो सारे लोग मानते हैं। मोदी जी ने जो कुछ भी किया है बहनों भाइयों, मैं समझता हूं उसे करिश्माई काम कहा जाए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। मुझे याद है जब पहले सरकार बनी थी और भारत सरकार में मैं गृह मंत्री था, मोदी जी ने एक बैठक बुलाई थी, मैं भी उस बैठक में मौजूद था, सारे अधिकारी बैठे थे। उन्होंने कहा अधिकारियों से कि भाई देखो, सबके बैंकों में खाते खुल जाने चाहिए, हर परिवार के, कोई भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका बैंक में खाता नहीं खुल जाए। बहनों भाइयों, हमारी समझ में नहीं आया कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। तो मैंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी ये खाते खुलकर क्या होगा? कहे राजनाथ जी करिश्मा होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, हम क्या करें, प्रधानमंत्री थे, हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल लोगों की जेबों में 14 पैसा पहुंचता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय। और आज आप देखते होंगे, आपके खाता खुल जाने का ही यह परिणाम है। यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है बहनों भाइयों, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चलने पाता। आप इतना मान लेना, भारत हमारा कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाइयों, अब तो हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान लैंड कर चुका है। भारत चंद्रमा पर भी जा रहा है, मंगल ग्रह पर भी जा रहा है, सूर्य पर भी भारत जा रहा है। और बहनों भाइयों, भारत सिंह कुशवाहा के जीतने के बाद यदि मैं यहां पर आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा, आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज महाराष्ट्र के मुंबई में रोड शो के दौरान उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि जब मुंबई की आधुनिकता और उत्तराखंड की संस्कृति का संगम होता है तो एक अनूठा रूप बनता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अनेक संभावनाएं हैं, जमीन की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ सरल पॉलिसी बनाई है। मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी ये जो आर्थिक राजधानी मुंबई में हम सब लोग आपके बीच में आए, और जहां ये आर्थिक राजधानी है, पूरे भारत का दिल है, वहीं आप सबके बीच में हम जो है भारत की नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड से आप सबके बीच में आए, और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अपने दिल की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर आप सब लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक, लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति और मुंबई की जो आधुनिकता है, वहीं उत्तराखंड का जो संस्कृति है
वो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहाँ आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहाँ से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ संभावनाएं, और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई है, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं, तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। और मैंने जब से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, हमने लगातार सबसे कम्युनिकेशन किया, लगातार संवाद किया, लगातार बातें करी। और इंडस्ट्री समूह के लोगों ने, इन्वेस्टर ने जिस प्रकार की हमसे पॉलिसियों की अपेक्षा करी, उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया, उसी का परिणाम है। और जब हम आपके बीच में आए हैं, तो आपके बीच में आने से पहले हम सारी पॉलिसीज बनाकर आए हैं। जो भी सुझाव लोगों के आए हैं, जितनी एडवाइज आई है, जितनी जरूरत आई है, या जिन कामों को इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्डों की हम बात कर रहे हैं, सभी फील्डों में, तो उनको उनके अनुकूल बनाकर तब हम आपके बीच में आए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Kala Mandir manufacturers of quality wooden furnitures wishes you and your family a very happy Diwali. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धार मध्य प्रदेश में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों से जनता को लाभ मिला है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने जनता से जागरूक बनकर वोट देने की भी अपील की। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। आप उनको बहुत मानते थे, और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो उन्होंने कभी आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, उस पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसका आदर किया, और उसी की तहत आपके लिए उन्होंने नीतियां बनाई। आपके लिए जो नीतियां लाए, उनसे आपकी भलाई हुई, आप आगे भी बढ़ पाए, और साथ साथ जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप बचा भी पाए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज आपको समझनी है। आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं, लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है।
अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं, ये सवाल उठाना जरूरी है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। जीएसटी वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे जीएसटी, ट्रैक्टर जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की। उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं। देखिए, चुनाव के समय यहाँ खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है? अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो। जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, आप वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध कदम उठाती रही है, जिसकी वजह से इस साल पिछले 8 सालों के मुकाबले हवा बेहतर रही। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण से उत्पन्न गंभीर स्थिति के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 50 से 60% पराली कम जली है। जो पराली अभी जल रही है वह 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हरियाणा में जल रही पराली 100 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम खट्टर से सवाल किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं इकलौते नेता जो लगातार शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म मेजर्स लेते हैं पोल्यूशन के विरुद्ध, इंप्लीमेंट करवाते हैं, और इसी वजह से इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। सीएक्यूएम के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहले तो 100 ईवी बसेस लेने का विचार कर रही है हरियाणा, ली नहीं है, विचार कर रही है। वहां पर अभी भी जो बसेस चल रही हैं वो बैंड फ्यूल, जो दिल्ली में फ्यूल बैन है, BS3 और BS4, इसी पर बसेस फ्लाई कर रही हैं। यही बसेस दिल्ली एंटर कर रही हैं, और गोपाल राय जी हमारे पर्यावरण मंत्री लगातार चिट्ठी लिखकर ये डिमांड कर रहे हैं कि एज एन इमरजेंसी मेजर हरियाणा सरकार इन बसेस की एंट्री प्रोहिबिट करे दिल्ली में इस टाइम पर। जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में चल रही हैं, खट्टर सरकार ने उनको कोई सहूलत नहीं दी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की कि वो क्लीन फ्यूल PNG पर स्विच कर पाए जैसा दिल्ली ने किया है। ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली NCR में है, उसका भी प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। हरियाणा की सरकार 2023 में भी 24 घंटा बिजली देने में अपने नागरिकों को असमर्थ रही है। बिजली के कट इतने लंबे लंबे होते हैं हरियाणा में कि घर पर भी डीजल जनरेटर यूज होते हैं। सोचिए इंडस्ट्रीज की क्या हालत होगी जब घर में, सोसाइटीज में भी डीजल जनरेटर यूज किए जा रहे हैं। अभी भी 2014 में आई खट्टर सरकार अभी तक पराली का भी समाधान नहीं निकाल पाई। अगर पंजाब की सरकार ने एक साल के अंदर ही 50 to 67% रिडक्शन करके दिखाया है, तो हरियाणा की खट्टर सरकार 2014 से ये करने में विफल क्यों रही है। मैं देख रही थी 23 नवंबर 2023 को टेंडर ओपन होगा, जो 16,000 बेलर मशीन्स रिपेयर मांग रही हैं, तो किसानों को तो कभी देंगे। इन्होंने, हरियाणा की सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर इन्होंने किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया है जो पराली ले ले पेपर बनाने के लिए, गत्ते बनाने के लिए, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं दिखा। बठिंडा में हमने 9 जगह पर हमने पराली डंपिंग ग्राउंड्स बनाए हैं, जहां से किसान के खेत से पराली उठाकर वहां डंप की जाती है ताकि आगे इंडस्ट्रीज यूज कर पाए। ऐसा कोई डंपिंग ग्राउंड हरियाणा में नहीं है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले और सामने आए, जहां दिल्ली में ग्रीन कवर देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है 23.6% पर, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ग्रीन कवर एक हिस्टोरिक हाई पर लेके गए। वहीं हरियाणा में ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और पेड़ काटे गए इतने कि आज हरियाणा में वन ऑफ द लोएस्ट ग्रीन कवर है 3.6%। खट्टर सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई, कि वो अपने सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं कर पाई। और क्यों सफर करें हम हर साल हरियाणा से ये धुआं जो यहाँ तक आता है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा सटा हुआ राज्य है, और यहाँ पे सोनीपत, पानीपत, ये सारे राज्य आसपास सटे हुए हैं, रोहतक, और इनमें से बहुत जगह पर पराली जलाई जा रही है। ना खट्टर सरकार ने कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए, ना कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए, और तो और गोपाल राय जी लगातार वहां के पर्यावरण मंत्री से भी मिलने का समय मांगते हैं, क्योंकि ये एक NCR का इशू है जिसमें हरियाणा का एक बड़ी भागीदारी है जो पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, तो वो समय भी नहीं मिलता, वो मीटिंग भी नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि हरियाणा से सवाल पूछे जाएं और उनको जवाब देना चाहिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।